और आगे डिस्कस करते हैं टैक्स फ्रैक्शन फार्मूला। ये हमने पढ़ लिया था, याद है? वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद टैक्स फ्रॉड। टैक्स फ्रॉड क्या होता है इसको देखते हैं। टैक्स फ्रॉड का मतलब है कि जानते हुए, नोइंगली, डिसऑनेस्टली या फ्रॉडलेंटली, किसी भी लॉफुल एक्सक्यूज़ के बगैर कोई भी ऐसा काम करना जो कानून की खिलाफ वर्जी हो और जिसके नतीजे में आप 2 कंसेक्टिव टैक्स पीरियड्स तक अपनी लाइबिलिटी को आप अंडरस्टेट कर लें। मतलब आपका टैक्स बनता था 1000 रुपया, लेकिन आपने फ्रॉड के ज़रिए बता दीजिए टैक्स मेरा 500 बनता है, और ये 2 कंसेक्टिव टैक्स पीरियड्स तक आप कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? आपका टैक्स फ्रॉड कहला रहा होगा। या आपका जो रिफ़ंड है आप उसको बढ़ा दें, ये भी टैक्स फ्रॉड है। या अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं, विदाउट गेटिंग रजिस्टर्ड, अगर आप जो है इनवॉइस इशू कर देते हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा? आपका टैक्स फ्रॉड जो है वो कहला रहा होगा। ठीक है, इसे ज़रा पढ़ें, आगे चलते हैं। इसको याद नहीं करना, क्रैम नहीं करना इसको आपने। उसके बाद टैक्स इनवॉइस। इनवॉइस किसे कहते हैं? रसीद तो कहते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये आपके सामने नज़र आ रही हैं, ये क्या है? आपकी इनवॉइसेस हैं, रसीदें हैं। अब इसको टैक्स इनवॉइस के फ़ीचर्स क्या हैं या क्या कुछ शामिल होगा? सबसे पहले है कि ये इंग्लिश में हो सकती है या उर्दू में हो सकती है। एक इसका सीरियल नंबर जो है वो क्या हो रहा होगा? चल रहा होगा। अगर आप इनवॉइस पे देखेंगे तो इनवॉइस की एक नंबरिंग जो है वो चल रही होती है, उसी के मुताबिक क्या हो रहा होता है, हम इसको लेके चल रहे होते हैं। तो ये इनवॉइस की होती है आपकी हमेशा एक सीरियली नंबर्ड होती है कि वो आपकी इनवॉइस जो है उसके ऊपर लेक्चर, जैसे यहाँ पे देखेंगे वो लिखा होगा रिसीट नंबर 8430, जिसके बाद होगी वो 8431 होगी। जैसे ये है रिसीट नंबर 12046, तो इसके बाद होगी वो कौन सी होगी? 12047 होगी। तो एक सीरियल नंबर जो है चल रहा होता है इनवॉइस का। दूसरा, नेम, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ रेसिपिएंट और जो मैन्युफैक्चर इंपोर्टर है वो मेंशन होता है। देखिए, जो बंदा बेच रहा है उसका नाम, उसका एनटीएन, उसका एड्रेस, सारा कुछ जो है वो क्या लिखा होगा? यहाँ पर मेंशन होगा कि भाई ये बंदा है, ये बंदा बेच रहा है, और ये इसका एड्रेस है, ये इसका फ़ोन नंबर है, ये सारा कुछ मेंशन होगा। फिर डेट मेंशन होगी कि किस डेट की इनवॉइस है। जैसे यहाँ पे लिखा है 4 मार्च, तो 4 मार्च की है। इवन टाइम भी मेंशन होगा कि किस वक्त ये इनवॉइस जो है जनरेट हुई है, ये सारा कुछ जो है वो मेंशन होगा। उसके बाद आप इनवॉइस पे लिखते हैं कि भाई आपका प्रोडक्ट क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, दोनों मेंशन होती हैं। फिर वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स कितनी होती है या वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स जो है वो कितनी है, वो आप जो है मेंशन कर रहे होते हैं।
और आप शो करते हैं कि भाई सप्लाई मैंने इतनी की है, टैक्स मेरा इतने के ऊपर बना है और इतना टैक्स जो है वो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। सारा कुछ आपने क्या करना होता है, इनवॉइस के ऊपर जो है वो मेंशन करना होता है। और एक आइटम की एक ही इनवॉइस इशू होती है, मोर देन वन इनवॉइस इशू नहीं होती। आपने एक सेल की है, एक सेल की एक इनवॉइस होगी, आप उसके मल्टीपल इनवॉइसेस जो है वो इशू नहीं कर सकते। गॉट इट? इसे ही पढ़ लें ज़रा। तो इसके आगे टैक्स पीरियड है वो हमने देख लिया हुआ क्या होता है। ये इंटरमीडिएट क्या होता है ये वो पर्सन है जो आपके बिहाफ पे क्या करता है, रिटर्न जमा करवा रहा होता है और एफबीआर ने इसको अलाउ किया होता है। ये भी आपका रीड ओनली है। उसके बाद है ओपन मार्केट प्राइस। ये हम जब वैल्यू सप्लाई कल पढ़ रहे थे हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ ओपन मार्केट सप्लाई, कि जब आपको कंसिड्रेशन रिसीव होती है पैसों के लिए, जब आप चीज़ें बेचते हैं, वो जो कीमत आपकी मार्केट की है वो क्या कहलाती है, आपकी ओपन मार्केट प्राइस कहलाती है। और सिमिलर सप्लाई क्या होती है, एक जैसी चीज़ें। जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्लू मार्कर है, ये है डॉलर का, ठीक है। एक एक्सवाईज़ी कंपनी आती है, वो फॉर एग्जांपल पियानो आ जाती है, वो भी ब्लू मार्कर बेच रही है, तो ये भी ब्लू मार्कर है, इसका भी सेम फीचर्स हैं, इसके भी सेम इंग्रेडिएंट्स हैं, ये भी बोर्ड लिखने के लिए इस्तेमाल होगी और जो पियानो आएगी वो भी सेम बनाएगी। तो ये जो चीज़ें होती हैं आपस में क्या कहलाती हैं, सिमिलर सप्लाई कहलाती हैं। फिर इनकी मार्केट प्राइस भी क्या होती है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है, जब चीज़ें एक जैसी हैं। जैसे कोक और पेप्सी सेम है, ऐसे ही है, सेम नहीं, टेस्ट में फ़र्क होता है थोड़ा बहुत, लेकिन अवाम में क्या है, सेम है। अगर ये मार्केट डॉलर का है, एक आधे पियानो का सेम ही होगा वो, बेशक उसकी बॉडी फ़र्क है लेकिन चीज़ें एक जैसी हैं। तो ये आपकी क्या कहलाती है, सिमिलर सप्लाई कहला रही होती है। अब इन सबको पढ़ लें ज़रा, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये सारे अभी हमने पढ़े हैं, सारे रीड ओनली हैं, पेपर में याद नहीं करने की ज़रूरत आपको। टैक्स पीरियड 1 महीने का होता है, लेकिन उसके रिटर्न जो है वो हमने अगले महीने की 15 तक जमा करानी होती है। टैक्स पीरियड हमेशा यकम से 30 तक होगा, मंथ स्टार्ट से लेके मंथ एंड तक। फरवरी का होगा यकम से लेके 28 तक, जून का होगा यकम से लेके 30 तक, अगस्त का होगा यकम से लेके 31 तक। जो महीने स्टार्ट से महीने एंड तक का होता है उसको हम टैक्स पीरियड कहते हैं, लेकिन इसके रिटर्न जो है हम अगले महीने की 15 तक जमा करवाते हैं। उसके बाद है हमारे पास एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट ATL। इसको भी याद नहीं करना, रीड ओनली है। ATL का मतलब क्या होता है कि पाकिस्तान में वो तमाम लोग जो एक्टिव टैक्स फाइलर हैं, जो रिटर्न जमा करवाते हैं, हम उनकी लिस्ट जो है वो पब्लिश कर देते हैं, उनका नाम पता हम लिख देते हैं। और ये है कि भाई ये वो लोग हैं जो रिटर्न्स वगैरह फ़ाइल करते हैं और हम इनको एडवांटेजेस वगैरह दे रहे होते हैं। अब सवाल ये है कि ATL में कौन नहीं आएगा, बिकॉज ATL में जो नहीं आ रहा उसको हमने देखना है। तो रिमेंबर, एक्टिव टैक्स पेयर का मतलब है जिसने अपनी रिटर्न जमा करवाई है और एक्टिवली अपनी रिटर्न जो है वो सबमिट कर रहा है। अब एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में कौन नहीं आता उसको देखें। रिमेंबर, वो पर्सन जो ब्लैक लिस्ट हो गया है, जो सस्पेंड हो गया हुआ है, वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आएगा, उसको निकाल दिया जाएगा। या वो बंदा जो सेल्स टैक्स की रिटर्न 2 कंसेक्टिव टैक्स पेयर जमा नहीं करवाता, या अपनी इनकम की रिटर्न जमा नहीं करवाता, या अपने विद होल्डिंग स्टेटमेंट जमा नहीं करवाता, उसको भी हम क्या कर देते हैं, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से रिमूव कर देते हैं। जब एक बंदा एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से रिमूव हो गया तो उसको फिर कुछ कंसिक्वेंसेस जो है बेयर करने पड़ते हैं। क्या वो सेल्स टैक्स की इनवॉइसेस जो है वो इशू नहीं कर सकता, बिकॉज ATL में इसका नाम नहीं है। वो कोई इनपुट टैक्स जो है वो
जो है वो क्लेम नहीं कर सकता, एडजस्ट नहीं कर सकता, रिफ़ंड नहीं मिल सकता, उसको टैक्स में कोई किसी किस्म की कंसेशन वगैरह जो है नहीं मिलेगी, बिकॉज वो इसका नाम ATL में नहीं है। अगर वो वापस आता है और अगर आप इनकम टैक्स की वजह से ATL से निकले हैं, तो आपका अगर नाम ATL में नहीं है तो आपकी सिम भी बंद हो जाएगी, बाकायदा FBR सिम बंद कर देता है। और उसके अलावा आपके अब तो कहते हैं कि हम आपके गैस के कनेक्शन भी काट देंगे, आपके बिजली के कनेक्शन भी डिस्कनेक्ट कर देंगे अगर आपका नाम ATL में नहीं है। तो अगर आपका नाम ATL से रिमूव हो गया है, क्या वापस आ सकता है? हाँ जी, वापस आपका नाम ATL में आ सकता है। किस तरह से? आप जाएँ, आप डिफ़ॉल्ट सरचार्ज पे करें, सबसे पहले डिफ़ॉल्ट सरचार्ज पे करें, अपनी रिटर्न जमा करवाएं, तो आपका नाम जो है वो क्या होगा, ATL में वापस आ जाएगा। तो ये है आपकी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, इसको भी पढ़ लें। फिर हम आगे चलते हैं और आखिरी डेफिनेशन और आखिरी कंसेप्ट डिस्कस करते हैं एसोसिएट्स का। ये वही कंसेप्ट है जो आप इनकम टैक्स में भी पढ़ेंगे, लेकिन हम इनकम टैक्स में इसको भी डिस्कस नहीं कर रहे होंगे, ये सेम चीज़ है। ATL को पढ़ लें, फिर एसोसिएट्स के साथ चैप्टर हमारा ये वाला ख़त्म हो जाएगा। चलें जी, एसोसिएट्स जो हमने कल भी डिस्कस किया था, ताल्लुक़दार, रिश्तेदारों को हम क्या कहते हैं, एसोसिएट्स कहते हैं। लेकिन इसको प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया है कि एसोसिएट्स हैं क्या। क्या हो गया, आज तो नहीं। अब जो पहला पॉइंट लिखा है ना, पॉइंट नंबर 1, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ एसोसिएट। अगर पेपर में कभी भी वो कहता है डिफाइन एसोसिएट, तो सिर्फ पहला पॉइंट आएगा, बाकी जो सारी एक्सप्लेनेशन है। अब पहला पॉइंट क्या कहता है, या व्हाट आर एसोसिएट्स, कहता है 2 पर्सन आर सेड टू बी एसोसिएट व्हेन वन मे रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशन ऑफ अदर। कि 2 बंदों को हम आपस में एसोसिएट उस वक़्त कह सकते हैं जब एक बंदा, एक शख्स किसी दूसरे के कहने के ऊपर कोई काम करेगा या कोई काम नहीं कर रहा होगा। इन शॉर्ट, आप लोगों ने बीलो पढ़ा होगा ना, बीलो में आप लोगों ने अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ा हुआ है। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस कौन करता है? डोमिनेंट पार्टी नहीं, जो आपस में रिलेट कर रहे होते हैं उनका होता है। तो यहाँ पे भी क्या है कि भाई एक 2 बंदे आपस में एसोसिएट उस वक्त हो रहे हैं जब एक बंदे का दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस है। क्या है? एक बंदे का दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस है। जैसे बाप का बेटे पर इन्फ्लुएंस है, बाप जो कहेगा बेटा मानेगा, नहीं मानेगा, क्या करेगा? घर से बाहर निकाल देगा, है कि नहीं? अगर एक पार्टनरशिप बिजनेस है, तो एक पार्टनरशिप बिजनेस में दोनों बंदों का क्या आपस में इन्फ्लुएंस है। एक पार्टनर जो बात कह देगा वो करनी पड़ेगी, नहीं करेगा तो क्या करेगा? निकाल दिया रहेगा, वो यहाँ बिजनेस ख़त्म हो जाएगा। एक कंपनी और एक फर्म है, अगर एक फर्म का पार्टनर कंपनी है, उनका आपस में क्या है? इन्फ्लुएंस है। तो यहाँ पे 2 बंदे हैं, उनका आपस में रिलेशन है, लेकिन एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। एक बंदा कोई काम कहेगा, दूसरा बंदा वो काम करेगा, तो इसको आपस में क्या कहेंगे? फिर हम एसोसिएट्स कह रहे होंगे। या बोथ पर्सन, जो दोनों लोग हैं, मे रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशन ऑफ थर्ड पार्टी। कि कोई थर्ड पार्टी है, अगर वो कोई काम कहती है तो दोनों करेंगे। अगर पार्टनरशिप बिजनेस है और एक क्लाइंट आ जाए, जो क्लाइंट कहेगा दोनों पार्टनर मानेंगे, ऐसा है कि नहीं? तो थर्ड पार्टी भी दोनों को क्या कर रही है? इन्फ्लुएंस कर रही है। तो ये जो रिलेशन होता है, इसको हम क्या कहते हैं? एसोसिएट जो है वो कह रहे होते हैं कि लोग आपस में क्या हैं? ये रिश्ते ताल्लुकदार हैं, जिसमें एक बंदा दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहा है। अकेला भी कर सकता है इन्फ्लुएंस, या मिलके भी इन्फ्लुएंस जो है वो कर सकता है। इनको हम क्या कहते हैं? एसोसिएट्स कह रहे होते हैं। इसी तरह पढ़ें, इसमें से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं।
नॉलेज बेस्ड थ्योरी नहीं आएगी, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अभी मैं आपको इसका पास्ट पेपर का सवाल भी करवाता हूँ। तो ये नोट भी लिखा है, ये पढ़ ली, यही बात बता रहा हूँ कि इसमें जब आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है कि आप इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली किसी पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और उसके इकोनॉमिक गोल्स, उसके फाइनेंशियल गोल्स जो हैं आपके फ़ैसले पे क्या कर रहे हैं मुश्तमिल हैं, तो इसको हम क्या कह रहे होते हैं, हम एसोसिएट्स कह रहे होते हैं। अब इसने ये बात तो हमें बता दी कि भाईजान दो लोग जो हैं आपस में एसोसिएट हैं जब एक बंदा दूसरे बंदे के कहने पे काम कर रहा होता है, या एक बंदे का दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस है, वो इन्फ्लुएंस फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, ये तो उसने बात बता दी। अब सवाल है कि भाई कैसे इन्फ्लुएंस होगा या कौन से वो लोग हैं जो इनको हम आपस में एसोसिएट कह सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो भाई आपको जो बंदा पे कर रहा है वो कोई काम कहेगा आप करेंगे? आप कहेंगे मैं नहीं करूँगा, अब बाहर निकाल दिए जाएंगे आप लोग। अब इसका मतलब आपका जो एम्प्लॉयर है जिसने आपको नौकरी पर रखा हुआ है, अगर वो कोई काम कहेगा आप करेंगे? कहेगा ये काम नहीं करना, आप नहीं करेंगे। तो इसमें भी वो आपस में आपको एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहा, और एंटी इन्फ्लुएंस कर रहा है। आप उसे कहने पे काम नहीं करेंगे, क्या करेगा? आपको निकाल देगा। क्या ये एसोसिएट है? द आंसर इज नो, ये एसोसिएट नहीं है, बिकॉज ये क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आप एम्प्लॉयमेंटशिप एग्रीमेंट में आते हैं ये एसोसिएट नहीं होते। तो इसका मतलब फिर एसोसिएट कौन होंगे? क्या हर बंदा एसोसिएट है, या हर सलाम दुआ वाला एसोसिएट है, या हर चौधरी जिसकी लाठी उसकी भैंस वो एसोसिएट होगा? तो उसका फैसला कहाँ होगा, ये इसने हमें सिनेरियो डिस्कस किया। यहाँ से आपको सिनेरियो बेस आएंगे। रिमेंबर, अगर आपके कोई बंदा है या आप ऐसे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जो जीरो टैक्स रजीम में फॉल कर रही है, आप तब भी एसोसिएट कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एग्रीमेंट करते हैं, आपकी कंपनी पाकिस्तान में है, आपने बाहर यूएई में एग्रीमेंट कर दिया और आपको रॉयल्टी की पेमेंट मिल रही है और यूएई में टैक्स नहीं है, तो भाई आपको उस टैक्स ना पे करने का बेनिफिट मिल रहा है। आपने पैसे कहाँ से लेने हैं? यूएई से, वहाँ पर टैक्स नहीं है, आपने ट्रांजैक्शन की है, आपको वहाँ पर टैक्स ना पे करने का बेनिफिट मिल रहा है। तो सर ये भी आपस में एसोसिएट कहलाएंगे, बिकॉज आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपको बेनिफिट मिल रहा है। और इसके अलावा कौन कौन से एसोसिएट आते हैं वो हमने देखना है। नंबर 1, जो इंडिविजुअल और जो इसके रिलेटिव होते हैं ये आपस में एसोसिएट हैं। और रिलेटिव में हम ब्लड रिलेटिव की बात करते हैं, जैसे दादा दादी, अम्मी अबू, अम्मी अबू के बहन भाई हो गए, चाचा ताया फूफी वगैरह हो गए, इनकी बात हो रही है। बेटा बेटी ये रिलेटिव्स हैं आपके, ग्रैंड चिल्ड्रन ग्रैंड डॉटर इनकी बात हो रही है, ये आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। बीवी नहीं करती इन्फ्लुएंस, हमें क्या पता, हमारी है ही नहीं, जिनकी है उनसे पूछ लो, डर के फिर रहे होते हैं। एनीवेज वो इन्फ्लुएंस तो कर रही है। स्पाउस इन्फ्लुएंशियल है, आपस में रिलेटिव हैं, ये रिलेटिव तो हैं, ये तो है कि नहीं। बीवी रिश्तेदारी होती है, इवन जो बीवी के रिश्तेदार होते हैं वो भी रिलेटिव होते हैं आपके, उसके जो ब्लड रिलेटिव है, उसका दादा दादी खाला चाचे वगैरह, ये आपस में क्या है? रिलेटिव है, इनकी बात हो रही है। ये क्या करेंगे? आप एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, तो ये क्या है? आपके एसोसिएट हैं। फिर जो फर्म्स के पार्टनर होते हैं आपस में, मेंबर्स ऑफ अ फर्म, एसोसिएट हैं। अगर ABCD पार्टनर हैं, 4 पार्टनर हैं, भाई अगर एक ने कह दी 3 मानेंगे, तो ये आपस में क्या है? एसोसिएट्स हैं। फिर एक फर्म, पूरी फर्म और एक पार्टनर भी आपस में एसोसिएट हो सकता है। कब? जब उस पार्टनर के पास उस फर्म के 50% या उससे ज़्यादा के कैपिटल राइट है। मतलब एक फर्म है ABCD, चार पार्टनर हैं, पार्टनर A के पास उस कंपनी का 60% कैपिटल है और BCD के पास 40% है। तो आप खुद बताएं, जो A का सारे मानेंगे? ऐसा ही है ना। तो ये आपस में क्या है? एसोसिएट कंसीडर हो रहे होते हैं। गॉट इट? फिर एक कंपनी और फर्म भी आपस में एसोसिएट होती है। कब? जब किसी कंपनी का किसी फर्म में 50% से ज़्यादा कैपिटल राइट्स हैं, तो आपस में क्या है? ये एसोसिएट है। जो आप ट्रस्ट इस्टेब्लिश करते हैं,
कि भाई आपका ट्रस्टी एस्टेब्लिश कर लिया, एसेट जो हैं वो किसी और के हैं, मैनेज कोई और कर रहा है, बेनिफिशियरी कोई और है, तो ये भी क्या कहलाता है आपका एसोसिएट्स कहला रहे होते हैं। फिर कंपनी के शेयर होल्डर भी आपस में एसोसिएट हो सकते हैं। कैसे? अगर एक शेयर होल्डर खुद या विद हिज रिलेटिव, मतलब माँ बाप मिलके या बेगम हस्बैंड मिलके अगर किसी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर कैपिटल लेके रखते हैं या उसके वोटिंग राइट हैं, तो वो एक बंदा पूरी कंपनी कंट्रोल कर सकता है। अगर एक बंदे के पास कंपनी के 50% शेयर्स हैं, वो जो कहेगा कंपनी क्या करेगी, बात मान रही होगी कि भाई ये काम करना है कंपनी करेगी, ये काम नहीं करना कंपनी नहीं करेगी, बिकॉज वो एक बंदा क्या कर रहा है, उसको कंट्रोल जो है वो कर रहा है। गॉट इट? उसके अलावा दो कंपनीज भी आपस में एसोसिएट हो सकती हैं। अगर एक कंपनी की दूसरी कंपनी में 50% या उससे ज़्यादा की शेयर होल्डिंग है, तो वो क्या कहलाएंगे, आपस में एसोसिएट कहला रहे होंगे। तो ये सिर्फ आपने पढ़ना है। इसमें सिनेरियो में आते हैं रिलेटिव्स में ना, रिमेंबर जो आपके होते हैं अडॉप्टेड चाइल्ड, वो भी क्या होते हैं, आपके रिलेटिव कंसिडर होते हैं। तो इसमें से सिनेरियो बेस्ड जो है वो आपका सवाल जो है वो आ रहा होगा। जैसे मैं आपको सवाल बताता हूँ, ये पास्ट पेपर का सवाल है, आई गेस ये 2023 के है, कि दैट सरफराज इज़ अ सोल प्रोपराइटर अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990, डिस्कस वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल एंटिटीज इज एन एसोसिएट ऑफ सरफराज। बताएं क्या ये सारे के सारे सरफराज के एसोसिएट हैं या नहीं है। अब ये इसमें सिनेरियो में सवाल रिसेंट आया, ये आई गेस 1 साल पहले का सवाल है ये। पहला देखिए, जहाजेब ही हैज़ बीन वर्किंग एज एन अकाउंटेंट फॉर द पास्ट 20 ईयर्स एंड हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न ऑफ बोथ सरफराज एट हिज बिजनेस। अभी एसोसिएट में मैंने सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि जो आपका एम्प्लॉयमेंटशिप होती है वो तो एसोसिएट ही नहीं होती। अब जहाजेब बेशक आपके पास 20 साल से काम कर रहा है, घर वाला माहौल ही बेशक क्यों ना हो आपका, लेकिन वो आपका एम्प्लॉय है, तो वो आपका एसोसिएट कभी भी कंसिडर नहीं हो सकता। तो ये जहाजेब जो है वो एसोसिएट नहीं है, ये हमने पॉइंट पढ़ा। फिर फलाह लिमिटेड है एक कंपनी, सरफराज के 20% शेयर्स हैं और उसकी अम्मी के 30% शेयर्स हैं। भाई अभी बताया था, शेयर होल्डर खुद या अपने किसी रिलेटिव साथ मिलके किसी कंपनी के 50% शेयर ओन करेगा, तो ये क्या है, आपस में एसोसिएट है। अब अम्मी इसकी है, तो अम्मी और इसके शेयर 50% बन रहे हैं, और ये एक ही कंपनी के दोनों 50% ज़्यादा शेयर होल्डिंग कर रहे हैं, तो फलाह लिमिटेड सरफराज का कहलाएंगे, आपस में एसोसिएट्स कहला रहे होंगे। ठीक है। फिर सारा इज़ द अडॉप्टेड डॉटर ऑफ सरफराज वाइफ फातिमा। सारा वॉज अडॉप्टेड बाई फातिमा बिफोर हर मैरिज टू सरफराज। अभी बताया था कि रिलेटिव्स में जो आपका अडॉप्टेड चिल्ड्रन होगा वो भी बीच में आता है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, बेशक आपके बेगम ने शादी से पहले अडॉप्ट किया था, बट स्टिल ये आपके लिए क्या कहलाएगा, एसोसिएट ही कहला रहा होगा। उसके बाद ट्रस्ट, जहाँ पे ट्रस्ट का वर्ड पढ़ेंगे वो हमेशा क्या होता है, एसोसिएट ही होता है। जैसे देखते हैं, सरफराज इज़ वन ऑफ द ट्रस्टी ऑफ यूटी, द ट्रस्ट वॉज एस्टैब्लिश टू ओवरसी द ऑपरेशन ऑफ ऑर्फनेज। तो आपस में क्या कहलाएगा, ट्रस्ट और सरफराज और एसोसिएट जो है वो कहला रहा होगा। क्लियर? इस तरह के सवाल इसमें से आते हैं। आपको पेपर में डिफाइंड एसोसिएट नहीं आएगा, पेपर में ये सवाल आएगा, आपने सिनेरियो बेस्ड पढ़ के बताना कि भाई एसोसिएट है या नहीं है। ये सवाल आएगा शॉर्ट टर्म 23 के या 22 स्प्रिंग 23 के है, ये पास पेपर का सवाल। अब इसको पढ़ लें। इसके साथ हमारा चैप्टर जो है ये वाला कंप्लीट होता है। हमने टाइम ऑफ सप्लाई भी डिस्कस कर लिया था और हमने वैल्यू सप्लाई जो है वो भी डिस्कस कर लिया था। तो जो डेफिनेशन वाला चैप्टर है, इसके जो पास्ट पेपर सवाल हैं वो भी हमारे हो गए हैं और चैप्टर भी हमारा ये जो है वाइंड अप होता है। इसको देख लें आज के लेक्चर में जो चीज़ें हैं। फिर कल से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ चैप्टर नंबर 19। उसको लेकर चलेंगे। कल आपका टेस्ट था, हम नहीं ले रहे, हम चैप्टर नंबर 19 करके फिर इकट्ठा टेस्ट लेंगे। ठीक है, कल हम चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे अब जो हमारे प्रोविजन एंड रूल्स हैं, ये कैलकुलेशन कैसे होनी है, आउटपुट टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, इनपुट टैक्स हमने किस तरह से कैलकुलेट होना है, सेल्स टैक्स लायबिलिटी हमारी क्या है, कैसे है, किस तरह से है, वो सारा कुछ हम कल देखेंगे। तो इसका मतलब अगले वीकेंड तक हमारा चैप्टर नंबर 19 ख़त्म हो जाएगा, और चैप्टर नंबर 19 ख़त्म हो गया, न्यूमेरिकल्स, सेल्स टैक्स ख़त्म, और साथ साथ करेंगे पेपर पास हो जाएगा आपका। तो अभी हमने चैप्टर नंबर 18 की है, इसमें कोई चीज़ मुश्किल थी, मैंने आपको साथ साथ बता दिया है। इवन आपको पास पेपर भी करवा रहा हूँ साथ साथ कि भाई ये चीज़ है, इसमें से इस तरह का आना है, ये जो चीज़ है इसको सिर्फ आज पढ़ लें, इसमें से पेपर नहीं आना। तो आप इसको साथ साथ करें, आपका सेल टैक्स बड़ा आसान है। आप इसको अगर पेंडिंग पे लगाएंगे ना कभी भी, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। चैप्टर नंबर 19 आप कह सकते हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर चैप्टर नंबर 19 हो गया, सेल टैक्स हमारा हो गया। न्यूमेरिकल्स इसमें से होते हैं। चैप्टर नंबर 18 और 19 में से मैक्सिमम थ्योरी आती है हमारी, बिकॉज
जो चैप्टर हमारा रजिस्ट्रेशन वाला है उसमें से सिर्फ एक सवाल आने 4 नंबर का, लेकिन इसमें से 2 सवाल भी आने हैं, इसमें से 16 से 20 मार्क्स का न्यूमेरिकल भी आना है। तो सिर्फ ये 2 चैप्टर जिसको आते हैं ना 18 और 19, उसका सेल टेक्स निकल लेते हैं, 80% मार्क्स में निकाल देते हैं। इसको देख लें, फिर हम वाइंड अप करते हैं। कल हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 19 के हमने अब कैलकुलेशन किस तरह करनी है।